So hello friends, welcome to the second lecture of the living world. And in this lecture, we will study the second point of our lesson, that is diversity in the living world. But before that, an important note. See friends, अगर आपको second lecture को अच्छे से समझना है, so it is very important कि आपने first lecture देखा हो. In the first lecture मैंने friends what is living इस point को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, and with that मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तक एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एंड एमसीक्यू अब तक पूछे गए हैं. एक बार और रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और पूछे गए. सेकंड वीडियो को भी फ्रेंड्स या सेकंड लेक्चर को भी हम उसी तरह से स्टडी करेंगे. मैं सेकंड पॉइंट को भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड विद दैट मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एंड एमसीक्यू अब तक पूछे गए हैं. सो फ्रेंड्स, अभी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर सेकंड लेक्चर. ओके, इफ यू लुक अराउंड यू, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pet or other animals and plants. अगर फ्रेंड्स आप अपने आसपास देखें तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी वैरायटी देखने को मिलेगी, चाहे वो आपके पॉटेड प्लांट्स हो, आपके आसपास इंसेक्ट, आपके आसपास के इंसेक्ट हो, आपके आसपास जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो हो, या आपका खुद का पेट हो, या बाकी कोई एनिमल्स या प्लांट्स हो. अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आपको पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक काफी बड़ी वैरायटी होती है. यानी अगर आप अलग अलग प्लांट्स को देखें तब आप ये नोटिस करोगे कि हर एक प्लांट फ्रेंड्स दूसरे प्लांट से अलग है. ओके, हर एक प्लांट में दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिमिलर वे एनिमल्स में भी अगर आप हर एक एनिमल को देखें तो हर एक एनिमल फ्रेंड्स किसी दूसरे एनिमल से फ्रेंड्स अलग होता है. ओके, तो ये जो वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज नोन एज फ्रेंड्स द वैरायटी, और उसी को ही हम डाइवर्सिटी भी बुलाते हैं. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. हमारे फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, बट फिर भी वो फ्रेंड्स हमारे आसपास रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स आपको भी पता है फ्रेंड्स कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरियाज को हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट हमें अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली देखा जा सकता है. इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. अगर फ्रेंड्स आप आपके ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाओगे, यानी जितने एरिया में आप प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑब्जर्वेशन का एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी या ऑर्गेनिजम्स की जो रेंज आपको देखने मिलेगी वो भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज एक बड़े एरिया का मतलब और भी ज्यादा प्लांट्स और भी ज्यादा एनिमल्स की स्टडी करना. ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, हमारे मेट्रो सिटीज के अलावा अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाए तो डेंस फॉरेस्ट ये तो प्लांट्स और एनिमल्स का घर होता है. तो अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट को विजिट करें तो वहां पे हमें एक काफी ग्रेट नंबर और काफी अलग अलग काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे. यस, जाहिर सी बात है, बिकॉज डेंस फॉरेस्ट इज देयर होम. डेंस फॉरेस्ट कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स का होम होता है, उनका घर होता है. यस, तो डेंस फॉरेस्ट को विजिट करने पर आपको ग्रेट नंबर और ग्रेट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज. फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास देखते हो वो सब असल में एक स्पीशीज है. ओके, आप डॉग्स में भी देखो कई सारी वैरायटी है, तो हर एक डॉग फ्रेंड्स अपने आप में एक स्पीशी है. ओके, हर एक प्लांट अपने आप में एक स्पीशी है. ओके, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. फ्रेंड्स, अब तक हमें जितनी स्पीशीज पता है, यानी ओवरऑल ओके प्लांट्स, एनिमल्स और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्पीशीज पता है
वो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये जो नंबर आप देख रहे हो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज तक, यही फ्रेंड्स होती है बायोडाइवर्सिटी। यानी इतने अलग अलग प्लांट्स, इतने अलग अलग एनिमल्स और इतने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, और इनमें आपको जो वैरायटी देखने मिलेगी वही वैरायटी फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी होती है। या आप इसे ये भी समझ सकते हो कि ये जस्ट अर्थ पे प्रेजेंट होने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फ्रेंड्स नंबर है, कि अर्थ पे टोटल 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स प्रेजेंट है, या ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज प्रेजेंट है। ओके, we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. यहाँ आपको फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एरियाज को डिस्कवर कर रहे हैं, नए एरियाज में जा रहे हैं, और पुराने भी, ओके, नए के साथ साथ जब हम अपने पुराने एरियाज में भी जाते हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, तो वहां भी हमें फ्रेंड्स न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं। तो अभी हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज तो हैं, बट हर साल फ्रेंड्स ये नंबर इंक्रीज होता जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हर साल हमें थाउजेंड्स ऑफ नई स्पीशीज मिलती है अर्थ पे। और ये कैसे मिल रही है? बिकॉज हम नए नए एरियाज में जा रहे हैं, नए नए एरियाज की स्टडी कर रही है, और साथ ही साथ अपने उन ओल्ड एरियाज में भी जा रहे हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी। और दोनों ही जगह फ्रेंड्स हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। तो अब तक फ्रेंड्स अर्थ पे जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें फ्रेंड्स पता नहीं है। ओके, अब भी हम उनकी रिसर्च कर रहे हैं कंटिन्यू। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि वर्ल्ड में फ्रेंड्स मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हमें फ्रेंड्स अपने एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम उन्हें अपने लोकल नाम से जानते हैं। लोकल नेम्स को फ्रेंड्स और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, ट्राइबल नेम्स। ओके, क्या नाम यूज किया जाता है? ट्राइबियल नेम्स। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। ये जो नाम है फ्रेंड्स आपके एरिया में जो अलग अलग प्लांट्स है, जो अलग अलग एनिमल्स है, तो एरिया वाइज उन प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। किसी एक अकेले कंट्री में भी फ्रेंड्स बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो हर लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर प्लांट को या उस पर्टिकुलर एनिमल को एक अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम मैंगो लें, तो मैंगो फ्रेंड्स इंग्लिश में मैंगो को मैंगो बुलाते हैं, हिंदी में मैंगो को आम बुलाते हैं, और मराठी में फ्रेंड्स मैंगो को अम्बा बुलाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक ही फ्रूट के 3 अलग अलग नाम हो गए। ओके, अगर आप और लैंग्वेज एक्सप्लोर करें तो हर लैंग्वेज में फ्रेंड्स आम को एक अलग नाम होगा। यस, तो यहाँ पे एक ही चीज को बताने के लिए 3 अलग अलग वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. शायद से आपको फ्रेंड्स अंदाजा आ गया होगा कि किस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर हम कोई भी बात करने का तरीका नहीं ढूंढे ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बात कर पाए। ओके, यानी अगर मैं किसी सपोज फ्रेंड्स 3 आदमी हैं, एक आदमी को सिर्फ इंग्लिश आ रही है, दूसरे आदमी को सिर्फ हिंदी आती है, और जो थर्ड पर्सन है उसे सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती है। अभी ये जो तीनों पर्सन है ये सब के सब मैंगो के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यस, अभी इंग्लिश वाला पर्सन मैंगो को मैंगो बोलेगा, जिस पर्सन को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज नोन है वो मैंगो को आम बोलेगा, और जिसे सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती है फ्रेंड्स वो मैंगो को अम्बा बोलेगा। तो तीनों वैसे तो एक ही फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बट तीनों को लगेगा कि वो 3 अलग अलग फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला फ्रूट मैंगो, दूसरा फ्रूट फ्रेंड्स आम, और तीसरा फ्रूट अम्बा। तो आपको यहाँ से इस एग्जांपल से ये तो समझ में आ गया होगा कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर हम कोई तरीका नहीं ढूंढे कि जिस तरीके से हम सबको समझ में आए कि हम किस ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहे हैं, इन किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर पा रहे हैं। ओके, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे फ्रेंड्स जो आदमी इंग्लिश बोल रहा है, जो आदमी हिंदी बोल रहा है, और जो आदमी मराठी बोल रहा है, तीनों को फ्रेंड्स ये समझ में आए कि वो तीनों एक ही फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द मैंगो। तो इसके लिए फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने काफी दिमाग लगाया और इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे दिया। तो चलो देखते हैं वो आंसर क्या है।
Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि किसी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लैंग्वेज में इतने सारे नाम हैं, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना चाहिए और इस तरह से वो नाम रखना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में उसी सेम नाम से बुलाया जाए। यानी फ्रेंड्स, जो हमने अभी जो एग्जांपल लिया, तो अगर हम मैंगो को एक फिक्स नाम दे दें और पूरे वर्ल्ड में मैंगो के लिए वही नाम यूज हो, तो तीनों को समझ में आएगा कि वो मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर नाम देना। तो साइंटिस्ट ने भी वही किया। हमारे आसपास जितने भी अलग अलग प्लांट्स थे, जितने भी अलग अलग एनिमल्स थे एंड ऑर्गेनिजम्स थे, सबको उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, यानी एक स्पेशल नाम दिया और उसी स्पेशल नेम से फ्रेंड्स वो प्लांट या वो एनिमल या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिससे हमारा कंफ्यूजन भी सॉल्व हो गया। बिकॉज अभी वही नेम से फ्रेंड्स सारे लोग उस चीज को बुलाते हैं। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. See friends, naming यानी nomenclature करना ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ये बता पाए, करेक्टली ये डिस्क्राइब कर पाए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन है। ओके, तभी तो हम उसे ऐसा एक नाम दे पाएंगे जो हमें उस ऑर्गेनिज्म से अटैच हो। ओके, हमें सबसे पहले फ्रेंड्स देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है वो कौन है। यस, वो किस टाइप का एनिमल है, उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे एक नाम देना पड़ेगा, ताकि हम जो नाम दे रहे हैं वो उसे सूट तो करें। यस, हमें ये तो समझ में आए नाम देख के कि वो ऑर्गेनिज्म कौन है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की फ्रेंड्स पहले पहचान की जाती है, उसे अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है या किस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को बिलोंग करता है। ओके, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक चीज को फ्रेंड्स अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। और वो नेम फ्रेंड्स इतना खास होता है कि जस्ट उस नेम जान के ही फ्रेंड्स आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन पहले हो और जैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ओके, जैसे ही पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन है, फिर इसे पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. Now friends, स्टडी को और इजी बनाने के लिए एक नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने फ्रेंड्स अलग अलग प्रोसीजर्स बनाए हैं, जिसकी मदद से हम हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन कर पाते हैं, यानी साइंटिफिक नेम दे पाते हैं। ओके, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हुए। फ्रेंड्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स एक स्पेशल नाम दिया गया है। ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो नाम फ्रेंड्स साइंटिस्ट यहाँ पे डिसाइड करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सबको वो नाम एक्सेप्टेबल होता है। फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided in the International Code of Botanical Nomenclature. See friends, plants के केस में जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, तो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम रखने के प्रिंसिपल्स है या जो क्राइटेरिया है, वो फ्रेंड्स एक बुक में लिखे गए हैं, जिस बुक का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी को फ्रेंड्स हमेशा फॉलो किया जाता है। इसके अंदर जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जो क्राइटेरिया है, उन्हीं सारी चीजों को फॉलो किया जाता है जब भी हम किसी प्लांट को एक साइंटिफिक नेम देते हैं। अभी फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, एन का मतलब वो फ्रेंड्स नेमिंग समझ लेते हैं, बट एन का मतलब असल में फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर होता है। ओके, तो यहाँ पे जनरली ना स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कई बार पूछा गया है और मोस्ट ऑफ दिस टाइम स्टूडेंट से यही मिस्टेक होती है कि वो एन का मतलब नोमेनक्लेचर नहीं बल्कि नेमिंग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर।
यानी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम देने का जो प्रिंसिपल है, जो क्राइटेरिया है वो। अभी आप पूछोगे तो सर एनिमल्स के लिए क्या है? ओके, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN। अभी फ्रेंड्स एनिमल्स को नेम करने के लिए जो एनिमल्स के टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ना फ्रेंड्स टैक्सोनॉमिक्स एक नया वर्ड है और इस लेक्चर के एंडिंग तक आपको टैक्सोनॉमिक्स का मीनिंग पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया और इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में ही वो सारे रूल्स, वो सारे प्रिंसिपल लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एनिमल को फ्रेंड्स एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम। ये जो सारे फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम्स है ये एंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम मिलना चाहिए। ओके, ये इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स एक ही नाम दिया जाए। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दोगे तो फ्रेंड्स लोगों को इससे समझ में आना चाहिए कि आप किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हो और सब फ्रेंड्स सेम नेम पे आने चाहिए। ओके, यानी दुनिया में आप किसी से भी बात करो, किसी से भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसी को भी फ्रेंड्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दो तो उसके माइंड में फ्रेंड्स एक ही नाम आना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं उसे मैंगो के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं तो उसके दिमाग में मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वही आना चाहिए। तो नाम हमें फ्रेंड्स हमेशा इस तरह से देने चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। वो इस बात का भी खास ध्यान रखते हैं कि एक बार किसी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया तो वो नाम फ्रेंड्स बाद में किसी ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करना है। ओके, हमेशा वो नए नए ऑर्गेनिजम्स को नेम करते रहते हैं। तो वो ये फ्रेंड्स चेक करते हैं कि जो वो नाम यूज कर रहे हैं वो पहले किसी ऑर्गेनिज्म को दिया गया है क्या, नहीं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है ताकि दो ऑर्गेनिज्म को एक ही नया नाम नहीं तो मिल जाता। यस, तो इसलिए फ्रेंड्स साइंटिस्ट चेक करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो रिपीट ना हो, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स हमेशा एक नया नाम मिले। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। फ्रेंड जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ओके, और पूरे वर्ल्ड में इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स और प्लांट्स और अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। हर नाम में फ्रेंड्स हर साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं यानी दो पार्ट्स होते हैं। उनमें से पहला पार्ट है जेनेरिक नेम और दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम का मतलब होता है फ्रेंड्स उसके जीनस का नाम। नाउ जीनस क्या है, यू विल नो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और सेकेंड पार्ट है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का फ्रेंड्स यहाँ पे मीनिंग होता है स्पीशी। अब स्पीशी क्या है वो तो आपको अभी पता ही चल गया। आपके आसपास आप जो कुछ भी देखते हो, ओके, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी बताता है। बट देन ऑल्सो फ्रेंड्स स्पीशीज को हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो फ्रेंड्स नेमिंग का सिस्टम है जहाँ पे एक नाम देने के लिए दो कंपोनेंट्स यानी दो पार्ट्स का यूज किया जाता है, उस नेमिंग के प्रोसीजर को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब होता है फ्रेंड्स दो और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी दो टर्म्स वाला नाम। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लिनियस। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, कोई एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कार्लोस लिनियस कहाँ से है, तो कार्लोस लिनियस फ्रेंड्स स्वीडन से है। ओके, वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिस्टम बनाई थी और वो आज तक फ्रेंड्स फॉलो होती है। ओके, आज तक हम नए नए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स और प्रिंसिपल की मदद से ही नेम देते हैं। Carolus Linnaeus this system is given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। जैसे कि मैंने बताया था
ये सिस्टम अब तक यूज होता है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो सब के सब इसी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को यूज करते हैं। द नेमिंग सिस्टम यूज अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो नेमिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, जहां पे हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं नेम देने के लिए, उसे काफी कन्वीनियंट समझा गया, यानी काफी इजी समझा गया और स्टडी करने के लिए ये काफी यूजफुल था। बट फ्रेंड्स, उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, वो ये है कि द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज रिटन इन डैश। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है फ्रेंड्स, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक बुक में लिखे गए और उस बुक का नाम है फ्रेंड्स फिलोसोफिया बॉटनिका। उस बुक का नाम क्या है? फिलोसोफिया बॉटनिका। ऑफ कोर्स ये बुक फ्रेंड्स कार्ोलस लिनियस की है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर फ्रेंड्स किस बुक में रिटन है, तो उस बुक का नाम है फिलोसोफिया बॉटनिका। ये लाइन फ्रेंड्स कहीं हमारी बुक में दी गई नहीं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, सबको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पता होता है, बट समटाइम्स ओके, कुछ टाइम में फ्रेंड्स, कुछ केसेस में हमें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करना पड़ता है, यानी तीन कंपोनेंट वाला या तीन पार्ट्स वाला नेम। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट नेम तो वही रहता है, जेनेरिक नेम, दैट इज जीनस का नाम। सेकेंड टर्म भी वही रहती है, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज का नाम। जो थर्ड नेम यहाँ पे इंक्लूड होता है या जो थर्ड पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होता है वो है सब स्पीशी। वो क्या है? सब स्पीशी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो थर्ड टर्म है वो क्या है, तो थर्ड टर्म होती है फ्रेंड्स सब स्पीशी। ओके, थर्ड टर्म क्या होगी? सब स्पीशी। फर्स्ट और सेकेंड टर्म अभी भी वही है। पहली टर्म जेनेरिक नेम यानी जीनस एंड सेकेंड टर्म इज स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीशी। हाँ फ्रेंड्स, इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाता, जस्ट एमसीक्यू इतना ही पूछा जाता है कि द थर्ड टर्म इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, दैट इज सब स्पीशी। तो ये कुछ बातें फ्रेंड्स हमारे बुक्स में नहीं दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप एनडीए के वेबसाइट पे जाए, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि नीट के एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखें, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड है, बट हमारे टेक्स्ट में नहीं दिए गए थे, इसलिए फ्रेंड्स इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन पे भी ध्यान देना चाहिए। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, मैं आपको पूरी बायोलॉजी इस तरह से टीच करूंगा कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, ओके, जो सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ताकि आपको फ्रेंड्स और किसी बुक को या और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबको पता है फ्रेंड्स कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की एक ही चाबी है, यानी एक ही की है, एंड दैट इज टू रीड द एनसीईआरटी बुक और टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक। ओके, और उनसे रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ। यस, तो आई डोंट फील सो कि आपको इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बट वन मोर पॉइंट, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कोई किसी भी पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर रहे हो, देन फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हो। ओके, बट पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक सो आपको इसके अलावा किसी की जरूरत पड़ेगी। ओके, हाँ, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग बुक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, और वो इंटरनेशनल बुक का नाम क्या था फ्रेंड्स? फिलोसोफिया बॉटनिका। ओके, और ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स? कार्ोलस लिनियस ने। कार्ोलस लिनियस फ्रेंड्स, इस बुक में, इस लेसन में तो बहुत बार आप इनका नाम सुनोगे। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. अभी फ्रेंड्स हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी मैंगो का एग्जांपल इसलिए लिया था बिकॉज वो वापस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाता है, जिससे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ पाए। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्निफेरा इंडिका। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स मैग्निफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम। अभी चलो देखते हैं कि मैग्निफेरा इंडिका फ्रेंड्स बायनोमियल नेम कैसा है। अगर आप एक बात नोटिस करें फ्रेंड्स, इस पूरे टेक्स्ट का फॉन्ट और इस नाम का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा अलग है। यस, उसका रीजन है फ्रेंड्स, वो आपको आगे पता चलेगा। लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम। अब देखते हैं कि कैसे ये एक बायनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैग्निफेरा
refers the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. इस नाम में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है मैग्नीफेरा और दूसरा कंपोनेंट है इंडिका। ये जो मैग्नीफेरा है ये हमें मैंगो की जीनस बताता है, यानी उसका जेनेरिक नेम है, और ये जो इंडिका है ये हमें बताता है कि मैंगो किस स्पीशी को बिलोंग करता है, और इसी स्पीशी को फ्रेंड्स स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैग्नीफेरा इंडिका एक बाइनोमियल नेम बन गया, बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, पहला जीनस का नेम एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीशी का नाम। ना यहाँ पे फ्रेंड्स अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। और भी फ्रेंड्स कुछ रूल्स हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए फॉलो होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। द फर्स्ट रूल इज biological names are generally in Latin and written in italics. सी फ्रेंड्स आपको रीजन मिल गया क्यों मैग्नीफेरा इंडिका का फॉन्ट थोड़ा अलग दिख रहा था। बायोलॉजिकल नेम्स फ्रेंड्स जनरली लैटिन में लिखे जाते हैं, ओके, और जनरली फ्रेंड्स वो इटैलिक्स होते हैं, ओके, उन्हें थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि हम ये दिखा सकें कि वो बायोलॉजिकल नेम्स हैं और वो लैटिन लैंग्वेज में है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सी फ्रेंड्स जनरली आपको लैटिन वर्ड मिल जाते हैं, बट कभी कभी साइंटिस्ट को किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए लैटिन में कोई वर्ड नहीं मिलता, लैटिन लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं मिलता, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को वो लैटिनाइज कर देते हैं। यानी सपोज अगर हमें मैग्नीफेरा के लिए लैटिन में कोई वर्ड नहीं मिलता तो हम मैग्नीफेरा को फ्रेंड्स लैटिनाइज कर देते हैं, ओके, यानी उसे लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द साइंस में हम जितने भी नेम्स अभी पढ़ने वाले हैं ये सब ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज से है। बट ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन किसी के पास नहीं होता। तो इसका एक ही रीजन है फ्रेंड्स कि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है फ्रेंड्स। डेड लैंग्वेज का मतलब वो ऐसी लैंग्वेज है जिसे अभी कोई भी यूज नहीं करता। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन होगा, सर अभी ये लैंग्वेज तो कोई यूज नहीं करता, फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो सी फ्रेंड्स लैटिन लैंग्वेज कोई यूज नहीं कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या इसमें नए वर्ड इंट्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्या यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते। यानी अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दूं लैटिन लैंग्वेज में, क्या वो बाद में बदल पाएगा? नहीं। टाइम के साथ वो चेंज होगा क्या फ्रेंड्स? नहीं। तो बार बार मेरी जो झंझट होगी फ्रेंड्स अगर मैं इंग्लिश में नाम रखता, तो एवरीवन ऑफ अस नो दैट फ्रेंड्स कि इंग्लिश हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे कई सारे टाइप्स हैं, अलग अलग फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेलिंग्स है वो भी चेंज होती हैं, ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंड्स नए नए वर्ड्स तो इंट्रोड्यूस होते ही रहते हैं। तो अगर मैं किसी भी चीज को इंग्लिश में एक नाम दे देता तो फ्रेंड्स एक दो साल बाद मुझे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम चेंज करना पड़ता। बट लैटिन लैंग्वेज के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो डेड लैंग्वेज है, उसे कोई यूज ही नहीं करता, तो उसमें नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, उसमें कोई स्पेलिंग चेंज हो ही नहीं सकती। तो एक बार किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया जाता है वो फ्रेंड्स लाइफ टाइम के लिए होता है, बाद में कभी भी वो नाम चेंज नहीं होगा। तो ये एक रीजन था फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपको साइंस में अब तक जितने भी नाम मिले वो लैटिन में थे या ग्रीक में थे। रीजन क्या था? बिकॉज लैटिन एंड ग्रीक आर डेड लैंग्वेजेस। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम, represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. आपने अभी भी देखा कि फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होता है यानी जेनेरिक नेम होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट है यानी नेम का सेकंड पार्ट है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ओके, यानी स्पीशीज का। थर्ड रूल क्या है? बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर फ्रेंड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स को फ्रेंड्स लिखा जाता है, मतलब आप हैंडराइटिंग हाथ से लिखोगे इन्हें, तो हमेशा फ्रेंड्स दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना, मतलब मैग्नीफेरा को एक अलग से अंडरलाइन करो, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करो, और ये अंडरलाइन शो करती है कि फ्रेंड्स ये नाम लैटिन में है। और जब इन वर्ड्स को प्रिंट किया जाता है, जैसे अगर आप देखें तो मैग्नीफेरा इंडिका ऊपर प्रिंट किया गया है, तो प्रिंट करते वक्त इसे देखो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी इटैलिक में कर दिया। यस, इटैलिक का मतलब आपको भी पता है कि वर्ड को थोड़ा टेढ़ा करना यानी स्लोपिंग में रखना। वो हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स ताकि दिखा सके कि ये लैटिन ओरिजिन के। फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस
starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. अगर आप नोटिस करें तो जीनस का नाम हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बट स्पीशीज का नाम फ्रेंड्स हमेशा एक स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है. ओके और यहाँ पे फ्रेंड्स और एक फिफ्थ पॉइंट भी है जो बताया नहीं गया कि जीनस और स्पीशी में फ्रेंड्स मिनिमम 3 लेटर्स और मैक्सिमम 13 लेटर्स तक हो सकते हैं. ओके कितने जीनस और स्पीशीज में मिनिमम कितने नाम चाहिए, लेटर्स चाहिए, 3 लेटर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 13 लेटर्स तक हो सकते हैं. उससे ज्यादा बड़ा जीनस या स्पीशीज का नाम फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं अलाउड है. तो ये भी एक फिफ्थ रूल है. इसके अलावा फ्रेंड्स और कुछ पॉइंट्स हैं और उसमें एक पॉइंट है ये, व्हाट इज टैटोनिम्स एंड व्हाट इज होमोनिम्स. टैटोनिम्स असल में फ्रेंड्स टैटोनिम्स ऐसे नेम्स होते हैं जहां पे हमारा जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम है. जैसे कैटला कैटला, कैटला कैटला फ्रेंड्स एक फिश का नाम है जिसे जनरल लैंग्वेज में भी कैटला ही बुलाते हैं. अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको ये फिश मिल जाएगी. तो कैटला कैटला इस फिश का फ्रेंड्स जेनेरिक नेम भी कैटला है और स्पीशीज का नाम भी कैटला है. जब जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम होते हैं तो उन्हें टॉटोनिम्स कहा जाता है. और टॉटोनिम्स के लिए फ्रेंड्स जो एक एमसीक्यू पूछा जाएगा वो यही होगा फ्रेंड्स. सो इसे एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे अपने नोट्स में राइट डाउन कीजिए. इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स होमोनिम्स. होमोनिम्स यानी फ्रेंड्स दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सेम नाम दिया जाता है. ये तो फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, बट कभी कभी फ्रेंड्स गलती से बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म को सेम नाम मिल जाता है. तो उस केस में उन्हें होमोनिम्स कहा जाता है, बट बाद में जाके फ्रेंड्स वो नेम्स करेक्ट कर लिए जाते हैं. ओके अगर आप नेट पे सर्च करें तो आलमंड और प्लम दोनों के नाम फ्रेंड्स पहले सेम थे बट बाद में चेंज कर दिए. तो ये होता है फ्रेंड्स होमोनिम्स एंड दीज आर टॉटोनिम्स. कई बार फ्रेंड्स एमसीक्यू इस तरह पूछा जाता है कि टॉटोनिम की डेफिनेशन दी जाएगी. टॉटोनिम की डेफिनेशन क्या है कि बोथ द जेनेरिक एंड द स्पीशीज नेम आर सेम, और पूछा जाता है ये क्या है, तो ये होगा एक टॉटोनिम. होमोनिम की डेफिनेशन क्या है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को सेम नाम दिया जाता है. हाँ फ्रेंड्स ये जो होमोनिम्स है ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है. ओके होमोनिम्स फ्रेंड्स जैसी कंसेप्ट होना रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. ओके यानी आप दो ऑर्गेनिज्म को सेम नाम दे ही नहीं सकते, बट फिर भी बाय मिस्टेकली कभी कभी ये हो जाता है. ओके बट बाद में जाके ये मिस्टेक करेक्ट की जाती है. टॉटोनिम्स यानी फ्रेंड्स जेनेरिक और स्पीशीज का नाम सेम होना ये रूल्स के अकॉर्डिंग है. तो टॉटोनिम अगर है तो वो ओके. कैटला कैटला फ्रेंड्स ये उस फिश का साइंटिफिक नेम है और इसे अब तक चेंज नहीं किया गया. होमोनिम्स अगर कहीं पे मिल जाते हैं तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो उन्हें चेंज किया जाता है. तो ये दो पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो अगेन हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्यों? बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के चेक कर लें तो वहां पे आपको इन दोनों पे एमसीक्यू जरूर मिल जाएंगे. ओके सो इन दोनों को भी ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें नोट डाउन कीजिए. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name and is written in abbreviated form. Again an important MCQ. See friends, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देगा और जो पर्सन उसे नाम दे रहा है उसे हम कहते हैं ऑथर. तो जिस पर्सन ने उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया है उस ऑथर का नाम भी फ्रेंड्स कभी कभी बायोलॉजिकल नेम के आखिर में यानी एंड में लिखा जाता है, बट वो भी फ्रेंड्स एब्रिविएटेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका. तो मैग्निफेरा इंडिका को ये नाम फ्रेंड्स कारोलस लिनियस ने दिया है, इसलिए लिनियस का जो एब्रिविएटेड फॉर्म है दैट इज शॉर्ट फॉर्म लिन, वो भी कभी कभी वहां पे लिखा जाता है. तो यही एमसीक्यू के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि मैग्निफेरा इंडिका का जो साइंटिफिक नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता फ्रेंड्स कि ऑथर का नाम का एब्रिविएटेड फॉर्म लेते हैं, एब्रिविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं. कभी कभी आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा मैग्निफेरा इंडिका एल, मैग्निफेरा इंडिका, देन इंडिका मैग्निफेरा एंड मैग्निफेरा इंडिका लिन. तो जो मैग्निफेरा इंडिका लिन है वही मैंगो का करेक्ट बायोलॉजिकल नेम. ओके याद रखो ऑथर के नाम के सिर्फ इनिशियल्स नहीं आते. ओके उनका नेम का फ्रेंड्स एब्रिविएटेड फॉर्म आता है यानी शॉर्ट फॉर्म आता है. तो यहाँ पे लिन लिखा होना चाहिए ना कि एल. ओके सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसे मार्क कीजिए.
Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. See, आपको भी पता है फ्रेंड्स, हमारे पास मिलियंस में 1 मिलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स 10 लाख, यानी लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना फ्रेंड्स काफी डिफिकल्ट। तो हमें यहाँ पे कोई मेथड बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काफी इजीली स्टडी कर पाए। ओके, और ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ना अब ये क्लासिफिकेशन क्या चीज है और किस तरह क्लासिफिकेशन की मदद से हम मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने शायद से ये फ्रेंड्स मेथड सुनी हुई है। ओके, क्लासिफिकेशन असल में एक जस्ट ऐसी प्रोसेस है जिससे हम फ्रेंड्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाते हैं। ओके, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को सिमिलर है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑर्गेनिजम्स का फ्रेंड्स ग्रुप बनाना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, इसी चीज को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये हमने फ्रेंड्स केमिस्ट्री में भी किया था। केमिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो हर एक एलिमेंट की स्टडी करना तब पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। ओके, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और एज अ ग्रुप हम उन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते थे। तो सेम कंसेप्ट फ्रेंड्स बायोलॉजी में भी यूज है। ऐसे एनिमल्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे को सेम है, उनके हमने ग्रुप्स बनाए और एज अ होल ग्रुप हम उन्हें स्टडी करते थे और फिर उस ग्रुप को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यस, इसी प्रोसेस को तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहां पे एक पॉइंट है फ्रेंड्स, टू डिपिक्ट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज नॉट द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप ये नहीं बताते कि यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। अभी सर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो बर्ड्स, बैट, बटरफ्लाई। बर्ड्स, बैट, बटरफ्लाई तीनों की तीनों फ्लाई कर सकते हैं, तीनों के तीनों के पास विंग्स है। बट फ्रेंड्स, बर्ड्स, बैट और बटरफ्लाई का एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है। ओके, इन तीनों के जो पूर्वज है, जो इनके एंसेस्टर्स हैं, वो सेम नहीं है। ये अलग अलग कंडीशंस में ग्रो हुए हैं और उन कंडीशंस की वजह से ये सब फ्रेंड्स सेम कंडीशंस में ग्रो हुए हैं और उन सेम कंडीशंस की वजह से इनके पास फ्रेंड्स विंग्स आ गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इन सब का जो एंसेस्टर है वो एक है। इसे हम फ्रेंड्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बुलाते हैं, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स उन्हें उनके कॉमन एंसेस्टर से नहीं मिल रहे। वो इसलिए मिले हैं बिकॉज वो सब सेम कंडीशंस में रहते थे। ओके, बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाई सबको फ्रेंड्स फ्लाई होने की जरूरत, उड़ने की जरूरत पड़ी। ओके, इसलिए उन सबके पास फ्रेंड्स विंग्स डेवलप हो गए। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं आता कि इन सब का एंसेस्टर यानी इन सबके जो पूर्वज है वो सेम है। तो क्लासिफिकेशन का गोल यानी क्लासिफिकेशन का फ्रेंड्स कभी ये मोटो नहीं रहा है कि वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में हमें पता है। तो ये एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन। नीचे गए ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट हम क्लासिफिकेशन में नहीं करते या क्लासिफिकेशन में इस पॉइंट की स्टडी नहीं होती? तो आंसर है टू डिपिक्ट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फ्रेंड्स आप आने वाले लेसन्स में और जगह देखने वाले हो, तो अभी भी मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि सबसे पहले एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी देखा जाता है उसके पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करता है। एक बार उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी एक बार हमें पहचान में आ गया कि ये कौन है, इसके बाद फिर हम उस एनिमल को एक प्रॉपर नाम देते हैं, यानी उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन यानी उसे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। ओके, तो तीन तरह से फ्रेंड्स हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी उन्हें एक नाम देते हैं, और उसके बाद उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है, जिसे हम बुलाते हैं क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन को अगर और अच्छे से समझना है तो उसके लिए नीचे हमें कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
We easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. So friends, हम easily एक group of plants, एक group of animals, dogs, cats और insects को काफी जल्दी से recognize कर सकते हैं. The moment we use any of these terms, we associate certain characteristics with the organism in that group. जैसे फ्रेंड्स मैं इनमें से कोई भी एक टर्म यूज करता हूँ तो उस वर्ड के साथ आपको उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में आते हैं. जैसे अगर मैं डॉग्स की बात करूँ तो डॉग्स की बात जैसे हम करते हैं तो डॉग्स के फेस का जो स्ट्रक्चर है, उनके ईयर्स का जो शेप है, उनका जो साउंड है, यस बार्किंग का साउंड, वो आप सबके दिमाग में आता है कि रोज रात को मेरे एरिया के बाहर वो डॉगी भुगता रहता है. यस, तो सबको वो डॉगी याद आया होगा. डॉग बोल के किसी के माइंड में कैट आई होगी क्या फ्रेंड्स, या वुल्फ आया होगा क्या? नहीं. तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट अ कैट. ओके, जब भी मैं डॉग का नाम लूं तो आप सबके दिमाग में एक डॉग का पिक्चर आया होगा. जरूर नहीं डॉग का पिक्चर सेम ही हो, बहुत अलग अलग डॉग्स हैं हमारे पास, तो सबके माइंड में अलग अलग डॉग्स ही आएंगे. ओके, अलग अलग डॉग्स की स्पीशीज आई होगी, बट किसी के भी माइंड में कैट आई क्या? नहीं. बिकॉज हमने क्या किया है, हमारे माइंड में डॉग वर्ड से रिलेटेड उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स इस वर्ड के साथ जोड़ दिए कि ये वर्ड जब भी हमें सुनाई देता है हमारे आंखों के सामने तुरंत वो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और उससे हमें ये समझ में आता है हम किस ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं. नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एस्लेशियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. फ्रेंड्स, एस्लेशियंस का मतलब होता है जर्मन शेपर्ड. ओके, जर्मन शेपर्ड डॉग को ये और एक नाम यहाँ पे दिया गया है. तो अगर मैं जर्मन शेपर्ड की बात करूं तो सबके दिमाग में फ्रेंड्स जर्मन शेपर्ड डॉग की ही पिक्चर आएगी कि किसी के भी माइंड में फ्रेंड्स किसी और डॉग की पिक्चर आने वाली नहीं. सिमिलरली, सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, you would of course think of an animal with external ears and body hairs. उसी तरह अगर मैं बोलूं मैमल्स के बारे में सोचूं तो सबके दिमाग में फ्रेंड्स ऐसे एनिमल्स आए होंगे जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. ओके, बाहर वाले ईयर्स होते हैं. हमारे पास भी है फ्रेंड्स पिन्ना. यस, देन बॉडी हेयर्स, बॉडी पे काफी सारे हेयर्स होते हैं. वैसे एनिमल्स फ्रेंड्स सबके दिमाग में आए होंगे. ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मैमल्स की जो करेक्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो यही होती है कि द एनिमल्स विथ मैमेलरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. तो ऐसे एनिमल्स सबके दिमाग में आए होंगे. लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ यू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स will be of wheat plant, not of a rice or any other plants. उसी तरह प्लांट्स में भी अगर मैं वीट बोलूं, गेहूं का प्लांट बोलूं, तो सबके दिमाग में फ्रेंड्स गेहूं का ही प्लांट आया होगा यानी वीट का ही प्लांट आया होगा. किसी के भी माइंड में फ्रेंड्स राइस या कोई और प्लांट तो नहीं आया होगा, ये हम सबको पता है. तो इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. ये जो सारी चीजें या सब जिन भी वर्ड्स की हमने यहाँ पे बात की, ये असल में वो कैटेगरीज है फ्रेंड्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. जैसे डॉग एक कैटेगरी है जहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग डॉग्स हैं उन सब की स्टडी होती है. तो वो एक कैटेगरी है, वो एक ग्रुप है. कैटेगरी का मतलब एक ग्रुप है जिस ग्रुप में कुछ एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होते हैं. जैसे डॉग, तो डॉग फ्रेंड्स हर डॉग को अगर आप देखो तो वो अलग अलग स्पीशी को बिलोंग करते हो. ओके, यानी एक जर्मन शेपर्ड देख लो और आपको एक बुल डॉग देख लो. ओके, एक जर्मन शेपर्ड और बुल डॉग देखो, दोनों डॉग्स फ्रेंड्स अलग अलग स्पीशी को बिलोंग करते हैं, बट फिर भी वो दोनों डॉग्स हैं और डॉग्स होने की वजह से उन दोनों में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है. यस, तो ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स का एक हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को एक नाम देते हैं और वही हो जाती है फ्रेंड्स एक कैटेगरी. और ये भी सब जो नाम है यहाँ पे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, ये सब भी वो कैटेगरीज हैं जिनमें इन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा. अभी इन कैटेगरीज के लिए भी एक साइंटिफिक टर्म है हमारे पास और वो है फ्रेंड्स टैक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. यहाँ पे आपको एक चीज रिकॉग्नाइज यानी एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो टैक्सा है ये अलग अलग लेवल्स की कैटेगरीज दिखाती है. कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, यानी ये जो कैटेगरीज है फ्रेंड्स ये अलग अलग लेवल्स पे बनती है.
अभी वो कैसे हैं उसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है। जैसे प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा। सी फ्रेंड्स, प्लांट ये भी एक कैटेगरी है। यस, प्लांट्स में क्या आएंगे, वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग प्लांट्स हैं उन सबका हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप या उस कैटेगरी को नाम कौन सा देंगे, प्लांट। तो प्लांट भी क्या हो गया, एक कैटेगरी, और कैटेगरी का मतलब क्या होता है, टैक्स। उसी तरह वीट, तो वीट में भी फ्रेंड्स अलग अलग वीट के प्लांट्स होते हैं तो उनका ग्रुप आ गया, तो वीट भी क्या हो गया, एक टैक्सा हो गया। बट वीट एक प्लांट है, यस, यानी प्लांट का ग्रुप फ्रेंड्स ऊपर है और उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स का हमने ग्रुप बनाया, जैसे वीट, जवार, बाजरा, ये अलग अलग टैक्सा बन गए। तो प्लांट और वीट ये दोनों वर्ड फ्रेंड्स अलग अलग लेवल के टैक्सा में शो करते हैं। जिस तरह एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, ये सब के सब टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड अ मैमल इज अ एनिमल। जिस तरह फ्रेंड्स डॉग, मैमल्स और एनिमल्स सबके सब कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज, पर सबको पता है डॉग एक मैमल है और मैमल्स एनिमल्स होते हैं। यानी सबसे पहले फ्रेंड्स हमने डॉग्स का ग्रुप बनाया होगा, ओके, उसके बाद हमने मैमल्स का ग्रुप बनाया और उसके बाद हमने एनिमल्स का ग्रुप बनाया। तो फ्रेंड्स एनिमल्स के ग्रुप में कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए होंगे जिसकी मदद से एनिमल्स का ग्रुप बना। फिर हमने और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे जिससे मैमल का ग्रुप बना, तो एनिमल्स ऊपर, उनमें और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे गए और एक मैमल्स का ग्रुप बना, तो एक अलग कैटेगरी बन गई। मैमल्स में भी फ्रेंड्स और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे गए यानी फाइंड किए गए और उससे और एक ग्रुप बन गया डॉग का। तो सबसे ऊपर एनिमल्स आए, उनमें और ज्यादा सिमिलैरिटीज हमने फाइंड की तो एक मैमल्स का ग्रुप बना। मैमल्स में हमने और सिमिलैरिटी फाइंड की तो हमें डॉग्स का ग्रुप मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखो एनिमल्स अलग कैटेगरी है, मैमल अलग लेवल की कैटेगरी है और उसमें भी डॉग अलग लेवल की कैटेगरी है। तीनों भी फ्रेंड्स कैटेगरीज तो हैं बट अलग अलग लेवल्स पे, ओके। तो ये जो कैटेगरीज है फ्रेंड्स, ये जो टैक्सा है, ये आपको अलग अलग लेवल, डिफरेंट लेवल्स भी यहाँ पे शो करता है ना। ये जो लेवल्स है फ्रेंड्स, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ में आएंगे जहां मैं आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तुरंत से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं जो डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहा हूँ वो असल में क्या है, ओके। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa। तो फ्रेंड्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग टैक्सा में ग्रुप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रुप करना। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है फ्रेंड्स, जहां हर एक एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसे सिमिलर ग्रुप्स में डाला जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन को प्रोसेस को फ्रेंड्स हम टैक्सोनॉमी बुलाते हैं और जो लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ये वर्ड आया था, तो टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब आपको शायद से अभी समझ में आ गया। अगर आप टैक्सोनॉमी देखें तो टैक्सोनॉमी में तीन चीजें आती हैं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इन तीन चीजों को मिला के फ्रेंड्स टैक्सोनॉमी बनती है और जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को हम टैक्सोनॉमिस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomical studies। फ्रेंड्स किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस टाइप की डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं, वो किस एरिया में रहता है, यस, उसका बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी का बेसिस बनाती है, यानी एक बेस बनाती है जिस बेस पे हम पूरी टैक्सोनॉमी की स्टडी खड़ी कर सकते हैं, यानी पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह समझ लो फ्रेंड्स कि बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन लगता है, उसी तरह टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, देन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप एक परफेक्ट फाउंडेशन बना पाओगे जिस फाउंडेशन पे
आप टैक्सोनॉमिक स्टडी की पूरी जो बिल्डिंग है वो खड़ी कर सकते हैं। ओके, हेंस characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. इसलिए फ्रेंड्स कैरेक्टराइजेशन यानी हर चीज को एक कैरेक्टरिस्टिक देना, यस, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, देन उसका क्लासिफिकेशन करना और उसे एक नाम देना, ये सारी चीजें टैक्सोनॉमिक को बेसिक है, यानी ये टैक्सोनॉमी की बेसिक थिंग्स है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। सी फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी आप ये वर्ड पहली बार में सुन रहे हैं, बट ये कुछ नया नहीं है। ह्यूमन टैक्सोनॉमी की स्टडी फ्रेंड्स काफी पहले टाइम से करते आ रहे हैं। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. See friends, humans ना एक curious animal है। Yes, आप सबको तो ये अब तक पता ही चल गया होगा। आप भी काफी curious होते हो, आपको भी नई नई चीजें हमेशा स्टडी करनी रहती है। Yes, कि बायोलॉजी में ये नई टर्म, ये इस नई टर्म का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन सा नया एक्सपेरिमेंट हुआ, तो हम सबको हमारी माइंड में ये क्यूरियोसिटी रहती है, हमें जानना है फ्रेंड्स कोई भी चीज कैसे होती है। तो अर्लियर हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ओके, हमारे जो पूर्वज थे, वो ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, उन्हें इस बात का इंटरेस्ट था कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस काइंड का है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की वो स्टडी करते थे। बट फ्रेंड्स, इस स्टडी का एक रीजन था, और वो रीजन ये था कि उस ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जा सके। जैसे अर्लियर ह्यूमंस ने क्या किया, हॉर्सेस की स्टडी की, काउस की स्टडी की, देन बफेलोज की स्टडी की, और ये देखा कि हॉर्सेस वो कार्ट पुल करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, या उनसे घोड़ा गाड़ी बनाई जा सकती हैं, वो हमें फार्मिंग में मदद कर सकते हैं। जैसे बुल्स भी फ्रेंड्स, ऑक्स भी, ऑक्स हमें फार्म्स में मदद कर सकता है। फिर उन्होंने काउस और बफेलोज की स्टडी की। काउस और बफेलोज की स्टडी से उन्हें ये पता चला कि ये हमें मिल्क दे सकती है, यानी फूड दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अर्लियर ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो करते थे, बट उसके पीछे का रीजन क्या था कि किस तरह इन ऑर्गेनिज्म को खुद के लिए यूज किया जा सके। आज भी फ्रेंड्स कोई पर्पस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम ऑर्गेनिजम्स को इसी वजह से स्टडी करते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स किस तरह से हमारे लिए यूज कर सके ये हमें पता हो। या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंडेंजर है, यानी उसे किसी चीज से खतरा है, वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उससे खतरा है, तो हम उसे बचा सके, इसकी वजह से भी फ्रेंड्स ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। ओके, तो यूज थोड़ा सा तो बदल गया है, बट अब भी ज्यादातर तो रीजन यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को खुद के लिए कैसे यूज करें। इन अर्लियर डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। हेंस the earliest classification were based on uses of various organisms। See friends, पुराने जमाने में यानी हमारे एंसेस्टर के टाइम में, ओके, पुराना जमाना यानी फ्रेंड्स 1-2 साल पीछे नहीं, एकदम एंसेस्टर का जमाना, ओके। तो वहां पे फ्रेंड्स ह्यूमंस को असल में कुछ सोर्सेस फाइंड करने थे, ओके, यानी ऐसे चीजें फाइंड करनी थी जो उनकी बेसिक जो नीड्स है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन तीनों चीजों को पूरी कर सके। इसलिए उस टाइम उन्होंने एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया, बेसिकली वो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग किया कि किस तरह कुछ एनिमल्स को मैं अपने फूड की तरह यूज कर सकता हूँ, कुछ एनिमल्स को हम क्लोथ की तरह यूज कर सकते हैं। यस, सारे एनिमल्स की स्किन फ्रेंड्स हम क्लोथ की तरह यूज नहीं कर सकते। यस, कुछ ही एनिमल्स हैं जिनकी स्किन हम क्लोथ की तरह यूज करते हैं। कौन से एनिमल हमें शेल्टर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ओके, या कौन से प्लांट्स है जो हमें शेल्टर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इन सब का क्लासिफिकेशन होता था। However, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them. See friends, human being काफी समय से हमेशा इस बात में इंटरेस्टेड नहीं रहा है कि हमारे पास कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे पास कितनी बड़ी डाइवर्सिटी। ह्यूमन बीइंग इस बात में भी इंटरेस्टेड रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है, यानी जिस तरह फ्रेंड्स आप आपके दोस्त के साथ इंटरैक्ट करते हो, यस, बाकी सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, उसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनकी भी एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशनशिप होती है। ओके, तो वो रिलेशनशिप क्या है फ्रेंड्स, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। ये जो ब्रांच है फ्रेंड्स, जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच
क्या रिलेशनशिप है इसकी स्टडी की जाती है, तो उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी होती है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा which means systematic arrangement of organisms। ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। सिस्टमा का यहाँ पे मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, ये सिस्टमा का मीनिंग है, सिस्टमैटिक्स का नहीं। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। Carolus Linnaeus ने फ्रेंड्स और एक बुक लिखी। टोटल Carolus Linnaeus की 3 बुक काफी फेमस है जिन पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहली बुक थी फिलोसोफिया बॉटनिका जिसमें उन्होंने अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा। दूसरी जो बुक है फ्रेंड्स वो है सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरे में फ्रेंड्स उन्होंने 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया है। और उनकी और एक बुक है स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम में उन्होंने 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया है। तो कारोलस लिनियस की ये 3 बुक्स काफी फेमस है। पहली बुक स्पीशीज प्लांटेरम जहां पे उन्होंने 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया। दूसरी बुक सिस्टमे नेचुरे जहां पे उन्होंने 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया। और थर्ड बुक जो है कारोलस लिनियस की जो काफी फेमस है दैट इज फिलोसोफिया बॉटनिका जहां पे उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बताया। नाउ कारोलस लिनियस की इन 3 बुक्स पे तो एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ एक ऑथर है जिनका नाम है जॉन रे। जॉन रे की एक बुक है फ्रेंड्स दैट इज हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम। इस बुक पे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिस्टोरिया जेनरस प्लानेटेरियम इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? जॉन रे। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। See friends, पहले जब सिस्टमैटिक्स ये ब्रांच डिस्कवर हुई थी यानी तैयार बनी थी तो उस वक्त हम सिस्टमैटिक्स में जस्ट स्टडी करते थे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या क्या रिलेशन है। ओके, जस्ट इतनी ही स्टडी होती थी। बाद में आगे जाके सिस्टमैटिक्स की ब्रांच को इंक्रीज किया गया यानी बढ़ाया गया और उसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी में हम जो करते थे वो सारी चीजें सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूड की गई। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सी फ्रेंड्स, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ? ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं, ना कि क्लासिफिकेशन में। ओके, तो जो मैंने पिछली बार थोड़ी देर पहले एमसीक्यू बताया था कि क्लासिफिकेशन में हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं सीखते हैं। वो सारे इवोल्यूशन फ्रेंड्स हम सिस्टमैटिक्स में सीखते हैं कि किस तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और वो क्यों सेम है। वो सेम क्यों होंगे? बिकॉज उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, क्या 2 ऑर्गेनिज्म के कोई कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है, इन सारी चीजों की स्टडी करना ही फ्रेंड्स सिस्टमैटिक्स होती है। और सिस्टमैटिक्स को फ्रेंड्स जिन्होंने नई डेफिनेशन दी है या सिस्टमैटिक्स की नई कंसेप्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है उस साइंटिस्ट का नाम है जूलियन हेक्सली। जूलियन हेक्सली गेव द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। जूलियन हेक्सली ये वो साइंटिस्ट हैं या ये वो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक्स की नई कंसेप्ट दी। बिकॉज पहले तो सिस्टमैटिक्स में सिर्फ रिलेशनशिप्स की स्टडी की जाती थी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच। बाद में उसमें जाके इतने सारे पॉइंट्स इंक्लूड हुए और उसका एक ही रीजन है जूलियन हेक्सली। सो फ्रेंड्स, दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने बेसिकली ये देखा कि हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन टोटल हमारे पास 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक नंबर ऑफ स्पीशीज अर्थ पे जो अब तक नोन है। इससे कई ज्यादा स्पीशीज अर्थ पे अभी प्रेजेंट है जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कैसे की जाए, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था साइंटिस्ट के सामने। तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी में हम पहले उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है। जैसे ही पता चल जाता है कि ये एनिमल कौन है, उसके बाद उसको एक नाम दिया जाता है।
जैसे उसे एक नाम दिया जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी ग्रुप को सिमिलर है उसे उस ग्रुप में डाला जाता है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन इन 3 स्टेप में हम हमारे डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं। ओके, टैक्सोनॉमी के अलावा हमारे पास और एक ब्रांच है सिस्टमैटिक्स, जो पहले तो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप की स्टडी करती थी, बट बाद में जाके उसमें टैक्सोनॉमी ये ब्रांच भी इंक्लूड हो गई। और इसी के साथ मैंने आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया, जिन बुक्स पे फ्रेंड्स हमेशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी लेसन का 3rd पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ भी फ्रेंड्स उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, अब तक पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम हर एक वीडियो में और सारे लेसन्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, स्टडी वेल।